हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। अनेक विद्वानों ने अनुवाद की परिभाषाएं दी हैं, तो आज पढ़ेंगे अनुवाद की परिभाषाएं और अनुवाद कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार से अनुवाद किए जाते हैं। अनुवाद का कार्य एक भाषा में व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना होता है। प्रत्येक भाषा विशिष्ट परिवेश में पनपती है, अतः उसकी अपनी अनेक ध्वन्यात्मक, शाब्दिक, वाक्यात्मक, आर्थिक, लोकोक्ति विषयक आदि निजी विशेषताएं होती हैं, जो अन्य भाषाओं से पूर्णतः या अंततः भिन्न होती हैं। ये आवश्यक नहीं है कि स्रोत भाषा की किसी अभिव्यक्ति के पूर्णतः समान अभिव्यक्ति, सभ्यता व अर्थता लक्ष्य भाषा में ही हो, अर्थात स्रोत भाषा की सभी अभिव्यक्तियां लक्ष्य भाषा में परिवर्तित हो जाएं, ये आवश्यक नहीं है। स्रोत भाषा को पढ़कर स्रोत भाषा भाषी जो अर्थ ग्रहण करें, वही अर्थ लक्ष्य भाषा भाषी लक्ष्य भाषा को पढ़कर ग्रहण करें। स्रोत भाषा वो होती है जिस भाषा का अनुवाद किया जाना हो, और लक्ष्य भाषा जिस भाषा में अनुवाद किया जाना हो। स्रोत भाषा को पढ़ने वाले जो अर्थ ग्रहण करें, वही अनुवाद करने के बाद लक्ष्य भाषा को पढ़ने वाले अर्थ ग्रहण कर सकें, ऐसा अनुवाद होना चाहिए। दोनों भाषाओं की अभिव्यक्ति इकाइयों, शब्द, पद, वाक्यांश, मुहावरे आदि के प्रसंग, सहचर्य भी सर्वदा समान नहीं होते। यही कारण है कि स्रोत भाषा में अभिव्यक्ति पक्ष तथा अर्थ पक्ष के तालमेल को लक्ष्य भाषा में लाना हमेशा संभव नहीं होता। अनुवाद में दोनों भाषाओं की समानता एक समझौता मात्र है। समानता की ये निकटता जितनी अधिक होती है, अनुवाद उतना ही अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। अनुवाद की प्रमुख परिभाषाएं। नाइडा तथा टेबर ने क्या परिभाषाएं दी हैं? मूल भाषा के संदेश के सममूल्य संदेश को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की क्रिया को अनुवाद कहते हैं। संदेशों की ये मूल्य क्षमता पहले अर्थ और फिर शैली की दृष्टि से तथा निकटतम एवं स्वाभाविक होती है। कैटफोर्ड ने क्या परिभाषा दी है? एक भाषा की पाठ सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ सामग्री से प्रतिस्थापित करना अनुवाद कहलाता है। न्यूमार्क की क्या परिभाषा है? अनुवाद एक शिल्प है जिसमें एक भाषा में लिखित संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा के इस संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। हार्टमन एवं स्टार्क की क्या परिभाषा है? एक भाषा या भाषा भेद से दूसरी भाषा या भाषा भेद में प्रतिपाद्य को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया या उसके परिणाम को अनुवाद कहते हैं। पट्टनायक ने क्या परिभाषा दी? अनुवाद वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्थक अनुभव, अर्थपूर्ण संदेश या संदेश का अर्थ, सार्थक अनुभव को एक भाषा समुदाय से दूसरे भाषा समुदाय में संप्रेषित किया जाता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा है, भाषा ध्वन्यात्मक प्रति की व्यवस्था है और अनुवाद है उन्हीं प्रति का प्रतिस्थापन, अर्थात एक भाषा के स्थान पर दूसरी भाषा निकटतम कथनतः और कथ्यतः समतुल्य और सहज प्रति का प्रयोग। इस प्रकार अनुवाद निकटतम, समतुल्य और सहज प्रतीक है। डॉक्टर कृष्ण कुमार गोस्वामी ने अनुवाद की क्या परिभाषा दी है? एक भाषा में व्यक्त भावों या विचारों को दूसरी भाषा में समान और सहज रूप में व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है। डॉक्टर जॉनसन की परिभाषा है, अनुवाद का आशय अर्थ को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए अन्य भाषा में अंतरण करना। डॉक्टर सुरेश कुमार ने अनुवाद की परिभाषा दी है, एक भाषा के विशिष्ट भाषा भेद के विशिष्ट पाठ को दूसरी भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत करना अनुवाद है, जिसमें वो मूल भाषा के भाषिक अर्थ प्रयोग के वैशिष्ट से निष्पन्न अर्थ, प्रयुक्ति और शैली की विशेषता, विषय वस्तु तथा संबद्ध सांस्कृतिक वैशिष्ट्य को यथासंभव सुरक्षित रखते हुए दूसरी भाषा के पाठक को स्वाभाविक रूप से ग्राह्य प्रतीत हो। अनुवाद के प्रकार। पहला है शब्दानुवाद। अनुवाद में स्रोत से लक्ष्य भाषा में अनुवाद करने पर शब्दों का यथावत अनुवाद कर दिया जाता है।
शब्दानुवाद में भावना को कोई महत्व नहीं दिया जाता। शब्द के स्थान पर समानार्थी शब्द का उपयोग किया जाता है। दूसरा है भावानुवाद। भावानुवाद में शब्दानुवाद की तरह केवल शब्द, अर्थ, विचार और भावाभिव्यक्ति पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है। भावानुवाद में मूल पाठ की आत्मा अर्थात मूल कथा की सामग्री को ही मुख्य मानकर उसे लक्ष्य भाषा में यथायोग्य पद्धति से संप्रेषित किया जाता है। अनुवाद के क्षेत्र में कभी कभी ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं जब अनुवाद किसी मूल पाठ का या वाक्यांश का ठीक ठीक शब्द अनुवाद करने में असमर्थ होता है। तब ऐसी स्थिति में उसे सामग्री के अनुवाद के लिए भावानुवाद का ही सहारा लेना पड़ता है। भावानुवाद के विषय में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं, सामान्यतः मूल सामग्री यदि सूक्ष्म भाव वाली है तो उसका भावानुवाद करते हैं और यदि वो तथ्यात्मक, वैज्ञानिक या प्रधान है तो उसका शब्दानुवाद करते हैं। तीसरा है छायानुवाद। हिंदी में छायानुवाद तथा भावानुवाद शब्द एक दूसरे के पर्याय रूप में प्रयुक्त होते हैं, जबकि अनुवाद के स्वरूपों में पर्याप्त अंतर है। जब किसी रचना में कुछ परिवर्तन कर अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है तब ऐसे अनुवाद को छाया अनुवाद कहते हैं। इसमें लेखक मूल रचना की छाया ग्रहण कर स्वतंत्र भाव से इस रचना को पुनः लिखता है। विशेषकर विदेशी भाषा की रचना का अनुवाद करते समय इसी शैली को अपनाया जाता है। कुछ विद्वान इसे अनुवाद और मौलिक साहित्य के बीच की वस्तु मानते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार जैनेंद्र ने रूसी साहित्यकार टॉलस्टॉय की कहानियों का अनुवाद करते समय इस शैली का आश्रय लिया है। जैनेंद्र जी ने जो टॉलस्टॉय की कहानियों का अनुवाद किया है वो छाया अनुवाद में किया है। चौथा है सारा अनुवाद। किसी के भाषण, प्रवचन अथवा व्याख्यान के अनावश्यक अंश को छोड़कर केवल उपयोगी तथ्यों का ही अनुवाद सारा अनुवाद कहलाता है। किसी साहित्य का सारा अनुवाद कहलाता है। इसमें अनुवादक का यही प्रयास रहता है कि उसके अनुवाद में सहजता, सरलता और प्रवाह के अतिरिक्त सौंदर्य का भी समावेश हो, जिससे अनुवाद का स्वरूप अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सके। यदि अनुवादक अनुवाद करते समय ये ध्यान नहीं रखता कि उसे क्या ग्रहण करना है, क्या त्यागना है, तो उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। सारा अनुवाद का अर्थ है किसी कविता, कहानी, निबंध का सार। किसी कहानी, कविता, निबंध या गद्य या पद्य का अनुवाद करना हो और उसका संक्षेप में अनुवाद किया गया हो, वो सारा अनुवाद है। पांचवा है सहजानुवाद। इसमें अनुवादक स्रोत भाषा में निकटतम सहज अनुवाद करता है। इसमें अनुवादक किसी आग्रह, दुराग्रह, आरोपण, प्रत्यारोपण से मुक्त होकर सिर्फ ये प्रयत्न करता है कि लक्ष्य भाषा में अनुवाद को पढ़कर पाठक, श्रोता को स्रोत भाषा की समृद्धि का ज्ञान तो हो ही, परंतु अनुदित रचना को पढ़ते पढ़ते पाठक या श्रोता को स्रोत भाषा का स्मरण न हो, बल्कि वो उस रचना के आनंद को मूल भाषा के पाठकों के समान ही उसी गहराई, उसी संवेदना तथा संप्रेषण की तीव्रता ग्रहण करे। अर्थात पाठक को स्रोत भाषा की विशिष्टता का ज्ञान हो, परंतु लक्ष्य भाषा को भी उसी संवेदना और संप्रेषण की तीव्रता से ग्रहण करें। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी सहजानुवाद के विषय में कहते हैं, आदर्श अनुवादक सिरिंज की वो सुई है जो सिरिंज की दवा को ज्यों की त्यों मरीज के शरीर में पहुंचा देती है। अर्थात इतनी सहजता से उसका अनुवाद किया जाता है कि वो उसका मूल रूप, स्रोत भाषा का मूल रूप और लक्ष्य भाषा का मूल रूप एक समान लगता है। छठा है विधांतरा अनुवाद। एक भाषा की किसी साहित्य विधा का दूसरी भाषा में इस विधा के रूप में अनुवाद न कर उसे किसी अन्य विधा के रूप में अनुदित करना ही विधांतरा अनुवाद है। अर्थात भाषा के साथ साथ विधा को भी परिवर्तित कर देना। जैसे कि इंग्लिश की पोएम का अनुवाद किया गया तो नाटक के रूप में कर दिया गया हिंदी में। इंग्लिश की पोएम थी, उसको हिंदी में अनुवाद किया गया, लेकिन उसकी विधा नाटक के रूप में हो गई। इसमें भाषांतरण ही नहीं बल्कि विधान पर भी होता है। किसी काव्य रचना का दूसरी भाषा में नाटक के रूप में अनुवाद करना,
किसी नाटक का उपन्यास के रूप में या उपन्यास का नाटक के रूप में अनुवाद करना ही विधांतरण अनुवाद है। 7वां है साहित्यिक अनुवाद। साहित्यिक अनुवाद के अंतर्गत ये सभी अनुवाद आते हैं। पहला है काव्यानुवाद। काव्यानुवाद का तात्पर्य है किसी काव्य रचना का अनुवाद। काव्यानुवाद में मूल के अर्थ के साथ साथ मूल की शैली को लाना अत्यंत कठिन होता है। काव्यानुवाद में मुख्यतः महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक, कविता और अन्य सारी पद्यात्मक रचनाओं का अनुवाद आता है। दूसरा है कथा अनुवाद। कथा अनुवाद से तात्पर्य है एक भाषा के कथा साहित्य का दूसरी भाषा में कथा साहित्य के रूप में अनुवाद करना। इसके अंतर्गत उपन्यास तथा कहानी साहित्य विधाओं का अनुवाद आता है। तीसरा है निबंधानुवाद। एक भाषा के निबंध का दूसरी भाषा में निबंध के रूप में अनुवाद करना। अन्य विधाओं की तुलना में निबंधकार को लेखन की बहुत अधिक स्वतंत्रता होती है। इसमें लेखक की मानसिकता, निजी विचारधारा, वैयक्तिकता आदि को काफी गुंजाइश होती है। अतः निबंध का अनुवाद करते समय अनुवादक को मूल रचना के साथ पूरी तरह तादाद में स्थापित करना जरूरी होता है। आत्मकथा अनुवाद। किसी एक भाषा की आत्मकथा का दूसरी भाषा में आत्मकथा के रूप में अनुवाद करना आत्मकथा अनुवाद है। संस्मरण अनुवाद। एक भाषा के संस्मरण का दूसरी भाषा के संस्मरण रूप में अनुवाद ही संस्मरण अनुवाद है। संस्मरण साहित्य भी अब साहित्य की स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित हो रहा है। रेखाचित्र अनुवाद। किसी रेखाचित्र का रेखाचित्र के रूप में अनुवाद करना रेखाचित्र अनुवाद है। समीक्षा अनुवाद। किसी साहित्य की या किसी कथा की समीक्षा का समीक्षा के रूप में अनुवाद ही समीक्षा अनुवाद है। डायरी अनुवाद। डायरी अनुवाद का तात्पर्य है किसी डायरी का डायरी रूप में अनुवाद करना। पत्र और डायरी को अब स्वतंत्र विधा के रूप में मान्यता न मिलना अभाव का ही द्योतक है। जीवनी साहित्य अनुवाद। किसी जीवनी का जीवनी के रूप में अनुवाद ही जीवनी साहित्य अनुवाद है। जीवनी स्वतंत्र विधा के रूप में मानी गई साहित्य विधा है। यात्रा साहित्य अनुवाद। एक भाषा के यात्रा साहित्य का दूसरी भाषा में यात्रा साहित्य रूप में अनुवाद ही यात्रा साहित्य अनुवाद है। यात्रा साहित्य के अनुवाद में अनुवादक को मूल की रंजकता एवं रोचकता पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, तभी यात्रा साहित्य अनुवाद सफल हो सकता है। 8वां है साहित्येतर अनुवाद। साहित्येतर अनुवाद के अंतर्गत ये निम्नलिखित अनुवाद आते हैं। पहला है विधि अनुवाद, जिसमें एक भाषा की विधि संबंधी अर्थात कानून की सामग्री को दूसरी भाषा में ले जाते हैं। ये विधि अर्थात कानूनी अनुवाद होता है। कानून की किताबें, अदालत के मुकदमे, तत्संबंधी विभिन्न आवेदन पत्र, कानूनी संहिताएं, नियम अधिनियम, संशोधित अधिनियम, संविधान एवं तत्संबंधी संशोधित धाराएं आदि विधि अर्थात कानूनी अनुवाद के मुख्य विषय हैं। प्रशासनिक अनुवाद, जिसमें एक भाषा की प्रशासन संबंधी सामग्री को दूसरी भाषा में ढाला जाता है या अनुवाद किया जाता है, वो प्रशासनिक अनुवाद है। इस अनुवाद के अंतर्गत प्रशासन के सभी कागजात, सरकारी पत्र, परिपत्र, सूचनाएं, अधिसूचनाएं, नियम अधिनियम, प्रेस विज्ञप्तियां, आलेखन, टिप्पणी, विज्ञापन, प्रतिवेदन, तार प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र आदि विषयों का अनुवाद किया जाता है। वाणिज्यिक अनुवाद, एक भाषा की वाणिज्य विषयक सामग्री का दूसरी भाषा में अनुवाद ही वाणिज्यिक अनुवाद है। वाणिज्य अनुवाद के अंतर्गत मुख्यतः व्यापार, उद्योग धंधे, बैंक, विज्ञापन, फिल्म, पर्यटन तथा व्यवसाय आदि क्षेत्र से संबंधित सामग्री का अनुवाद किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुवाद, जो स्रोत भाषा में व्यक्त वैज्ञानिक एवं तकनीकी सामग्री को लक्ष्य भाषा में अनुवाद करते हैं, ऐसे करते हैं कि मूल की सूचनाएं सुरक्षित रहें। साहित्यिक अनुवाद में भाव प्रमुख होते हैं, किंतु वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद में विचार प्रमुख होते हैं। साहित्येतर अनुवाद के अंतर्गत जनसंचार माध्यम से संबंधित, समाजशास्त्र से संबंधित, राजनीति शास्त्र से, मनोविज्ञान से संबंधित, कृषि और पर्यटन से संबंधित भी अनुवाद होते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब इजी विद्या चैनल, लाइक वीडियोस, कमेंट्स बिलो। अगर नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर पुश कर लें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।